चलिए फ्रेंड्स, शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022 का सामान्य हिंदी का कक्षा 12वीं का कंप्लीटली सॉल्यूशन कराने वाला हूं, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखना। यह पेपर आपका यूपी बोर्ड का रहने वाला है। नाम आपको यहाँ पर लिखना था, अनुक्रमांक यहाँ पर लिखना है। अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022 का है, सामान्य हिंदी का कंप्लीटली सॉल्यूशन कराऊंगा। समय आपके पास 3 घंटे का है और कक्षा 12 है। और यहाँ पर पूर्णांक आप देख लीजिएगा कि 100 नंबर का आपका पेपर है और पेपर कोड जो आपका है वो आपका पेपर कोड भी है। आप यहाँ पर इससे भी मैच कर लीजिएगा। तो आपका जो खंड का स्टार्ट हो रहा है वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर जो खंड का जो होगा वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर पहले वाले का वाला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? क्या चंद्रकांता है, या फिर गोदान है, फिर परीक्षा गुरु है, फिर चरित्रहीन है? तो हम जानते हैं हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु है। क्या है? तो परीक्षा गुरु है, यानी कि विकल्प आपका थर्ड वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो परीक्षा गुरु आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो आपका पहला वाला ही विकल्प सही हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। फिर यहाँ पर गा वाले क्वेश्चन की बात करें कि क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है? क्या डायरी है? तो बिल्कुल ही नहीं। क्या गद्य गीत है? तो बिल्कुल ही नहीं। क्या आत्मकथा है? तो हाँ, विकल्प आपका थर्ड वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें घ वाले क्वेश्चन की, आनंद कादम्बिनी यानी कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन है? क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या फिर धर्मवीर भारती, या फिर आपका राय कृष्णदास हैं? तो नहीं, आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा, बद्रीनाथ चौधरी यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हैं। कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन जो हैं वो आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं। ये संपादक हैं, इनके विकल्प आपका सेकंड वाला सटीक और सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें अड़ा वाले क्वेश्चन की, इनके पहले क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन को इस प्रकार से रखा है कि कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? तो कौन सा था? क्या भारतेंदु युग? नहीं। क्या द्विवेदी युग? हाँ। तो आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा जाएगा, इसे भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है आदिकाल का नाम बीज वपन काल दिया था? क्या मिश्र बंधु ने दिया था, या फिर राहुल सांकृत्यायन ने, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी ने? तो आपका विकल्प कौन सा आ जाएगा? तो बीज वपन काल जो दिया था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, अर्थात आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर खा वाले क्वेश्चन की बात करें कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? क्या शुक्ल युग के हैं, या फिर द्विवेदी युग के हैं, या फिर छायावाद युग के हैं, या फिर आपका यहाँ पर छायावादोत्तर युग के हैं? तो आपका विकल्प क्या आ जाएगा? तो आपका जो विकल्प आएगा वो मैथिली शरण जो गुप्त हैं वो द्विवेदी युग के हैं। किसके हैं? द्विवेदी युग के हैं। आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से गा वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? क्या सन 1943 है, या फिर सन 1959 है, या फिर सन 1979 है, या फिर सन 1951 है? तो आपका विकल्प यहाँ पर फोर्थ वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी 1951 ईस्वी है। इसी प्रकार से घ वाले क्वेश्चन की बात करें, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा गया है? तो किससे कहा गया है? क्या रामधारी सिंह दिनकर, या फिर पंत, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर महादेवी वर्मा? तो हम जानते हैं प्रकृति का जो सुकुमार है वो कवि किसको कहा गया है? तो पंत का फुल नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, कौन है, यानी कि कौन से नाम है, कौन से हैं? तो मैथिली शरण गुप्त होती हैं। इसी प्रकार से पंत कौन से हैं? तो आपको बताना है। फिलहाल क्या आपका विकल्प यहाँ पर क्या, यानी कि कौन सा है? तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें कि कामायनी इन महाकाव्य में कुल सर्ग हैं? क्या आपके 15 हैं, फिर 17 हैं, फिर 12 हैं, फिर 18 हैं? तो आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा, 15 सर्ग हैं। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पे दिए गए गद्यांश पर आधारित आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। यह आपका 10 नंबर में पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल यहाँ कह रहा है सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक जो साधारण प्रजा के। आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख लीजिएगा। तो फिलहाल के का वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कह रहा है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको बताना है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो किस प्रकार से आपको लिखना है, तो आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। मैं क्या लिख रहा हूँ वही आपको ध्यान में रखना है।
तो सिंपली आपको किस प्रकार से लिखना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको वही इसमें लिखना है। यहाँ पर कह रहा है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पर पाठ का नाम सबसे पहले आपको क्या डालना है, तो पाठ का नाम डालना है। क्या डालना है, तो पाठ का नाम डालना है। तो पाठ का जो नाम है वो क्या है, तो जो पाठ का नाम है यहाँ पर अशोक के जो फूल हैं, अशोक का फूल क्या है, क्या नाम है, तो आपका अशोक के फूल लिखना है। क्या लिखना है, अशोक का फूल। क्या लिखना है, अशोक का फूल। इस पाठ का जो नाम है वो अशोक का फूल है। देखिए अशोक के फूल हैं, अर्थात आपको सिंपली यहाँ पर अशोक के फूल लगा देना है। इसके पाठ के नाम हो जाएगा। और यहाँ पर लेखक के अगर नाम की अगर बात करें तो जो लेखक का जो नाम है वो कौन है, तो लेखक का नाम आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या लिखना है, तो आचार्य लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह लिखित है। इसी प्रकार से बात करें यहाँ पर अगर रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। इसके आगे का जो सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा उसमें इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल के अभी आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आया था। इसी प्रकार से गा वाला क्वेश्चन इसी इनकी गद्यांश के आधार पर पूछा गया था कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो। इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। जो अथवा वाला जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार से था कि पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने वाला सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर यानी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार से आप यहाँ पर पूरा का पूरा इस पैसेज को पढ़ लेना है। यह पैसेज यहाँ पर क्या है, गद्य के पाठ और लेखक का नाम आपको बताना है। तो मैं इसके पाठ का जो नाम बताऊँ वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये पाठ का जो नाम है वो आपका राष्ट्र का स्वरूप है। क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। और जो इसके जो लेखक हैं वो कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह आप एग्जाम में इनके बोर्ड एग्जाम में भी आता है। इसी प्रकार से खवाले की बात नहीं, जैसा कि पहले में आपको व्याख्या करना है आपको, उसी प्रकार से इसमें करना है, या फिर उसे कर लीजिएगा या फिर इसे कर लीजिएगा, दोनों में से एक ही करना है आपको। गावाले की यहाँ पर बात करें कि पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सबको एक जैसा समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त है। तो आपको सिंपली यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली सबसे पहले जाना है आपको, यानी कि आपको पैसेज में जाना है। पैसेज में जैसे ही पहुँचते हो तो तुरंत आपको यहाँ से ही लिख दीजिएगा। आपको सिंपली यहाँ से लिखना है और यहाँ पर क्या है, दृष्टि से प्राप्त है। तो आपका किस दृष्टि से, आपको दृष्टि बताना है, तो दृष्टि आपको क्या लिखना है, तो दृष्टि आपको जो लिखना है वो क्या लिखना है, राष्ट्र की दृष्टि, राष्ट्र यानी राष्ट्र स्वरूप आपको लिखना है। किसके स्थान पर आपको राष्ट्र स्वरूप लिखना है और बाकी आपको सिंपली यही छाप देना है। इसी प्रकार से बात नहीं, यहाँ पर प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, तो राष्ट्र की स्वरूप के लिए है। यहाँ पर बात करें हवाले क्वेश्चन की, हमारे राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध क्यों लेनी चाहिए। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, पहले यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको लिखना है, यही आपका पहले कर देंगे, यहाँ पर हवाले क्वेश्चन का आंसर होगा। और यहाँ पर है समस्त देशवासियों को एक जैसी उदार भावना से क्यों संचालित होना चाहिए। तो यहाँ से छोड़ा था, यहाँ से यहाँ तक लीजिएगा, आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये 10 आपके अंक बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से था। यहाँ पर यह क्वेश्चन जो था वो आपका 10 अंक का था। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। यहाँ पर कह रहा है नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। तो आपको इसे क्या करना है, अच्छे प्रकार से पढ़ना है। और सबसे पहली तो बात यहाँ पर क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, पद्यांश और यहाँ पर कह रहा है और कवित्री का नाम यहाँ पर कह रहा है, बट यहाँ पर कवित्री नहीं, बट यहाँ पर कवि हैं। कौन है, कवि हैं। ये क्वेश्चन आपका अगर रॉन्ग छप गया है, फिलहाल यहाँ पर कवि हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर सुकुमार की बात हो रही, तो सुकुमार किसे कहा जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं सुकुमार मैंने अभी आपको बताया था कि पंत को कहा जाता है, तो पंत के द्वारा ये रचित है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पाठ के पद्यांश के आपको नाम लिखना है, यानी पाठ और कवित्री का नाम आपको लिखना है। इसी प्रकार से आप कर लीजिएगा। यहाँ पर बात नहीं, अथवा वाली क्वेश्चन वो इस प्रकार से है। यहाँ पर कह रहा है मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चरण निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरनी मछली। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर महादेवी वर्मा जी द्वारा यह रचित है। तो आपको सिंपली यहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा।
यहाँ पर जो पाँचवा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि पाँचवा क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का आपको उल्लेख करना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी यानी कि प्रोफेसर जी एस रेड्डी नहीं बल्कि आपको प्रोफेसर जी यानी कि सुंदर रेड्डी आप इनका नाम है, और वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तो आपको याद कर लेना है, बोर्ड एग्जाम में काम में आएंगे। खावाली की बात है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का आपको साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का आपको नाम लिखना है। महादेव वर्मा नहीं बल्कि आपको इनके जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका विकल्प यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को ही आपको अच्छे प्रकार से रट्टा लगा के याद कर लीजिएगा, या फिर कैसे याद कर लीजिएगा, फिलहाल कि आपको ये याद करे बगैर नहीं रह सकते। यहाँ पर छठे वाले क्वेश्चन की बात करें कि पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है। तो पंचलाइट कहानी सबसे इजी है और काफ़ी अच्छे वे में आप समझ सकते हो। तो पंचलाइट कहानी के प्रकाश पर आपको उद्देश्य डाल दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। स्वफलित खंड काव्य के आधार पर नायिका का आपको चरित्र चित्रण करना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो इनके जहाँ जहाँ पर आपका इनके जो जिला लग रहा है, जहाँ पर जो चलता है, हमारे यहाँ पर चलता है त्यागपथी चलता है। क्या चलता है, तो त्यागपथी चलता है। और बहुत सी जगह पर आपका क्या चलता है, तो श्रवण कुमार चलता है। इसी प्रकार से बहुत सी जगह है तो जहाँ पर जो चलता है वही आपको लिखना है। और यहाँ पर खावाली क्वेश्चन की बात, खावाली खंड की अगर बात करें वो इस प्रकार से है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ आपको हिंदी में अनुवाद करना है। पहला वाला यहाँ पर कह रहा है, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये चालालित्यम भावबोध सामर्थ्यम आपको पढ़ लेना यहाँ पर। तो फिलहाल की मैं आपको बता चलूँ, यह आपको संदर्भ आपको किस प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम से लिया गया है। तो आपको ये लिख देना, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आपका संदर्भ हो जाएगा। और जो आप यहाँ पर हिंदी में अनुवाद डालोगे तो आपको सिंपली आपको जो संदर्भ आपको लिखना है वो आपको 2 नंबर देगा, और जो हिंदी में अनुवाद होगा वो आपको 5 नंबर देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका हिंदी अनुवाद करोगे तो संस्कृत के साहित्य में सरस यानी संस्कृत साहित्य के सरस है। तो इसी प्रकार से आपको पूरा का पूरा क्या कर देना है, आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है। इसका आगे का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर अथवा वाले जो क्वेश्चन है कि अतीते प्रथम कल्पे जना एकम विरूपम यानी सौभाग्य प्राप्तम, आप यहाँ पर इसका भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका आगे का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। इसी प्रकार से देख लीजिएगा। 90 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ आपको लिखकर वाक्य में प्रयोग करना होगा। एक अनार 100 बीमार, जैसी करनी वैसी भरनी, अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना मतलब निकालना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना, सावर हरे न भादों सूखे। तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख लीजिएगा, और इन सभी का वाक्य में आपको प्रयोग अपने हिसाब से कर लेना है। यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का कावाले क्वेश्चन की बात ने, निम्नलिखित संधि शब्दों के आपको संधि विच्छेद के सही विकल्प का आपको चयन करना है, और यह क्वेश्चन आपका 1 अंक का रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन। का वाला क्वेश्चन है कि मधुरी इनका संधि विच्छेद है, तो मधुरी का क्या है, तो मधु प्लस अरी मिलकर बनता है आपका मधुरी, यानी कि विकल्प आपका पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पे क्या है, परमार्था का संधि विच्छेद आपको करना होगा। जैसा कि यहाँ पर परमार्था है, परमार्था का अर्थ क्या होता है, परम है जो अर्थ, अर्थात परम प्लस अर्था यानी ये परमार्था, अर्थात आपका विकल्प सा वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो भी देख लीजिएगा। ये स्वागतम का संधि विच्छेद है, तो सु प्लस आगतम आपका विकल्प बा वाला सटीक हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें खावाले खंड की, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार आपको चयन करना होगा। आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है, इसमें तो आपका कोई चारा नहीं है। आपको विभक्ति और वचन को ध्यान में रख के और यहाँ पर आपको इसे याद करना है। आत्मनि शब्द में क्या है, जैसे कि रामा रामम रामेण व रामाय पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आपका आत्मा जो इनकी धातु रूप होती है, उसी प्रकार से जो हम देखते हैं तो आपका इनकी आत्मा आत्मानाम आत्मनि इस प्रकार से होती हैं। तो आपका जो आत्मनि आता है वो चतुर्थी विभक्ति में आता है और एक वचन में ही आ जाता है। इनके विकल्प आपका बवाला यहाँ पर सटीक हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है कि नामनी में विभक्ति और वचन है, तो नामनी में कौन सी विभक्ति है,
है, क्या इसमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन है या फिर चतुर्थी विभक्ति एक वचन है या फिर आपका पंचमी विभक्ति एक वचन है या फिर आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नामनी जो है नामनी में जो विभक्ति है और वचन है वो सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। क्या है? सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सटीक हो जाएगा। यहाँ पर बात करें 11वें क्वेश्चन की, कावाली क्वेश्चन की। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्म का आपको सही अर्थ चयन करके आपको लिखना है। पहला वाला क्वेश्चन है कि जलज जलद। आपकी ये तो काफ़ी इजी होते हैं क्योंकि इन दोनों में से आपको किसी एक का अर्थ अगर पता चल जाए तो दूसरे पर आप खुद भी पहुंच सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जलज जो होता है अर्थात जल में रहने वाला, क्या वह बादल होता है? तो नहीं। क्या बादल जल में रहता है? तो नहीं। बादल तो खुद ही जल होता है। क्या यानी कि जलद को क्या कहते हैं? क्या जलद कमल होता है? तो बिल्कुल ही नहीं। जलद तो आपका बादल होता है। क्या होता है? जलद यानी कि जो जलद जो होता है वो आपका बादल होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जलद पर आपको बादल जो लास्ट में बादल है उसी पर जाना है। यानी कि बादल लास्ट में इसमें मिल रहा है, अर्थात यहाँ पर जलद जो होता है जो कमल यानी कि जो कमल होता है वो यहाँ पर जल में पाया जाता है और जलद जो होता है वो खुद ही जल होता है, अर्थात आपका बादल होता है। आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सटीक हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, तरणी और तरणी में कौन, आपको सिंपली बताना है इसका जो अर्थ हो जाएगा वो कौन सा होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तरणी यानी कि जो आपकी ड़ा पर जो छोटी वाली ई की मात्रा होती है उसका अर्थ होता है यानी कि चमकदार, अर्थात सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। और तरणी का अर्थ होता है नाव, यानी कि बहने वाली होती है, अर्थात जो कि तैरती है। तो आपका सिंपली क्या आ जाएगा, तो सूर्य और नाव यानी कि आपका विकल्प आ वाला ही सटीक हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें खवाली, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के आपको दो अर्थ बताना है। अली पतंग विधि, तो विधि के भी बता दीजिएगा, पतंग के भी और अली के भी। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो पतंग है उसके दो अर्थ कौन कौन से हो जाएंगे। ये पतंग का एक अर्थ होता है सूर्य होता है। क्या होता है? सूरज होता है। और पतंग एक आप लिख देना है आपको, उड़ने वाली पतंग, वो भी आपका अर्थ हो जाएगा। सिंपली आपको ये लिखना है। दोनों ही काफ़ी ईजी हैं, आप दोनों समझ सकते हो। इसी प्रकार से गा वाली क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द का आपको चयन करना होगा। जिसे जाना ना जा सके, इसे कहते हैं जिसे जाना ना जा सके। क्या अज्ञात है? तो हाँ, अज्ञात है, अर्थात जिसे जाना ना जा सके। यहाँ पर क्या, किसी जिसे जाना ना जा सके, क्या अल्पज्ञ है? तो नहीं, कम जानने वाले को हम अल्पज्ञ कहते हैं। अज्ञानी क्या है? तो अज्ञानी जो कुछ जानता ही ना हो, जिसे जाना ना जा सके। यहाँ पर कह रहा है आगे, क्या अज्ञे है? तो हाँ, तो विकल्प आपका यहाँ पर क्या है, तो आपका विकल्प डी वाला ही सटीक होना चाहिए। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय, इंद्रियवान, विजेता और या फिर संत। तो आपका विकल्प कौन सा आ जाएगा? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, तो ऐसा व्यक्ति कौन है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो? तो महावीर कौन है, तो आपको बता देना है। तो फिलहाल की मैं आपको बता चलूँ वह कौन है, तो जितेंद्रिय वह क्या कहलाता है? जितेंद्रिय कहलाता है। घावाले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना होगा। सुनील का भविष्य उज्जवल है, या फिर आपका मैं कलम के साथ लिखता हूँ। ये कोई वाक्य है क्या, मैं कलम के साथ लिखता हूँ? तो नहीं, मैं कलम से लिखता हूँ, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। अर्थात आपको इसे लिखना है। आपको दो वाक्यों को करना है। क्या करना है? दो वाक्यों को करना है। सबसे पहले आपको सिंपली, ये दोनों तो समझ में नहीं आते होंगे बट ये समझ में आ रहा होगा। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, मैं कलम के साथ नहीं, मैं क्या लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। आपका ये सटीक ऑप्शन होगा। और बेटी पराया धन होता है, क्या यह सत्य वाक्य है? तो नहीं, बेटी पराया धन होता है। आपको किस प्रकार से लिखना है, तो आप समझ सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या है, माता पिता सदैव पूजनीय हैं। तो माता पिता सदैव पूजनीय हैं नहीं, माता पिता सदैव पूजनीय रहेंगे। तो आपको सिंपली हैं के स्थान पर रहेंगे लगा देना है, आपका सटीक हो जाएगा। तो इन दोनों को कर लेना है आपको, काफ़ी ईजी में आपको ये कर सकते हो। इसी प्रकार से बात करें बारह में क्वेश्चन का कावाला क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है वीर तथा करुण रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है। मैं पहले आपको वीर रस की बता रहा हूँ। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? उत्साह होता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको वही लिखना है। स्थायी भाव, मैं वीर रस की आपको परिभाषा बता रहा हूँ
के स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है वहाँ पर क्या होता है, वीर रस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें तो आप समझ लीजिएगा कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें क्या है, तो इसमें वीर रस यानी कि उत्साह पाया जा रहा है। स्थायी भाव जो है इसमें उत्साह पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, तो वीर रस हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें करुण रस के स्थायी भाव की अगर बात करें तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसका जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। अगर इसकी अगर एग्जाम्पल की अगर इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है वहाँ पर करुण रस होता है। तो इसका जो स्थायी भाव है वो क्या है, तो शोक है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आपको सिंपली लिखना है, मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय तुमने जगदीश। आपको सिंपली लिखना है, इन दोनों के आपको आंसर मिल चुके हैं। यहाँ पर बात करें यहाँ पर खावाली क्वेश्चन की, यमक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का आपको उदाहरण सहित बताना है। मैं इन दोनों में से एक बता रहा हूँ, आपको दूसरा खुद ही करना है। यमक अलंकार की बता रहा हूँ, जहाँ पर एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आया हो परंतु प्रत्येक का अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तारक बिरंद खिले। तो जो घटा घटा दो बार आया है, एक घटा का जो अर्थ होता है वो घट गया और एक घटा का अर्थ होता है बादल की घटा, अर्थात क्या होती है, बादल की जो घटा होती है काली वाली उसको भी हम घटा कहते हैं। तो इन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। घटा दो बार आया है, एक का घटा हुआ यानी कि कम किया हुआ और एक का अर्थ आता है बादल। इसी प्रकार से आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करें गावाले की, यहाँ पे कह रहा है सूठा अथवा कुंडलियां छंद का आपको लक्षण सहित बताना है। तो सूठा की मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यह एक इनके अर्थ सम्मात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे तथा चौथे चरण में क्या होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, तो यह क्या है, तो ये सोठा कहलाता है। आपको इसका एग्जाम्पल दे देना है, जो आपके समझ में आए दोहा उसके आपको अपोजिट कर देना है। क्या करना है, जहाँ पर आपका दूसरा चरण होता है उसको पहले लिख देना है, पहले चरण का आपको दूसरे के स्थान पर लिख देना है। इसी प्रकार से तीसरे चरण की जगह चौथा लिख देना है, चौथे चरण की जगह आपको तीसरा लिख देना है। वही आपका सोठा कहलाता है। काफ़ी इजी वे में आप समझ सकते हो। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। अथवा वाला है कि अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र आपको लिखना है। आपको सिंपली ये सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। इन सभी अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है, इन सभी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।